नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 11th हिस्ट्री की एनसीईआरटी की सीरीज को। ये जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज है, इस सीरीज में हम क्या करें, आपके जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स है उसको इजी लैंग्वेज में आपके साथ शेयर किया जाता है। यहाँ पे इजी लैंग्वेज का मतलब ये कि जो लैंग्वेज एनसीईआरटी की बुक्स में दी जाती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। उसमें एग्जांपल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो एग्जांपल्स आपसे कनेक्टेड नहीं होते, आपके आसपास के एग्जांपल्स नहीं होते। जैसे इस चैप्टर में हम बात करेंगे मंगोलों की, बात करेंगे हम मंगोल साम्राज्य की बात करेंगे। तो अब भाई हमें मंगोलिया ही नहीं पता तो हम मंगोल साम्राज्य को कैसे समझ पाएंगे? तो हम उस लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर देते हैं और जो एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को हम आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो जब एग्जाम्पल्स आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, आपने जो कुछ भी कवर किया होता है आपकी क्लास 10th में, 9th में या 8th क्लास में, तो उन चैप्टर से कनेक्ट कर देते हैं ताकि आप कंसेप्ट को ठीक से समझ पाएं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कंसेप्ट जो थीम है वो समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी हिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है वो एक कहानी होती है, एक लंबी कहानी होती है, और वो कहानी अगर हम ठीक से समझ पाएँ, कि वो कनेक्ट कर पाएँ, कड़ियों को अगर ठीक से जोड़ लेते हैं तो हमें उस कहानी को सुनने में मज़ा आता है। बस इतनी सी कहानी होती है हिस्ट्री की। तो हम इसे कहानी के फॉर्मेट में लेकर के आते हैं और मेन फोकस हमारा कंसेप्ट के ऊपर रहेगा। ओके, आज हम क्या करेंगे, आज हम आपके क्लास 11th हिस्ट्री के जो 5th चैप्टर है नोमैडिक एम्पायर्स, यायावर साम्राज्य है, इसको पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। साथ ही साथ फोकस करेंगे कि कौन से टॉपिक है जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से टॉपिक है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की, इस चैप्टर की, और समझेंगे कि ये यायावर साम्राज्य क्या था, किस तरीके से ये आगे बढ़ा, इसके मेन अगर बात की जाए सम्राट वो कौन थे, यहाँ की सैनिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, और फिर इस साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। ओके, यानी कि जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका अंत भी होता है। तो ये सब कुछ इस चैप्टर के थ्रू हम कवर करेंगे। बहुत आसान सा चैप्टर है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो चैप्टर का टाइटल है यायावर साम्राज्य, अब हमें यही चीज़ समझनी है कि ये यायावर साम्राज्य है क्या। सबसे पहले यही समझ लेते हैं ना, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने में। तो यायावर जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़ या फिर खानाबदोश। कई बार आपने इस नाम को सुना होगा, पढ़ा होगा। 9th क्लास में कोविड पीरियड में आपने वो चैप्टर मिस कर दिया था, अदरवाइज एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आप पढ़ते कि हमारे यहाँ पर कई प्रकार के घुमंतू चरवाहे होते हैं। हमारे देश में भी है और अगर हम बात करें विदेशों में भी, तो घुमंतू प्रजाति के चरवाहे होते हैं। वो चरवाहे क्या करते हैं, अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। अपने पशुओं के साथ 3 चीज़ों की तलाश में घूमते हैं। एक तो खाना हो गया, खुद के लिए खाना हो गया, दूसरा उनके लिए चरागाह हो गए, मतलब घास के मैदान हो गए जो पशुओं के लिए, और तीसरा हो गया जल। ओके, यानी कि 3 चीज़ों की तलाश में, एक तो चारे की तलाश में, दूसरा भोजन की तलाश में और तीसरा जल की तलाश में वो घूमते रहते हैं। और वो जो घुमक्कड़ या खानाबदोश, जो इनको हम घुमंतू चरवाहे, पेस्टल कम्युनिटीज जिनको बोलते हैं, वो घूमते कैसे हैं, जहाँ पर भी जो चीज़ अवेलेबल होती है उसी जगह पे वो चले जाते हैं। जैसे अपने देश की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल है। ऐसे ही अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे गद्दी है। उत्तराखंड की बात करें वहाँ भोटिया गुज्जर हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान की तो यहाँ पे रायका है, भील है। ऐसे ही कुरुमा, कुरुबो कर्नाटका में आ जाता है, कुरुमा और कुरुबा आ गए। ऐसे ही धंगर कम्युनिटी आ जाती है जो कि महाराष्ट्र में। तो ये बंजारा के बारे में आपने कुछ मूवीज़ देखी होगी, उसमें बंजारा कम्युनिटी के बारे में सुना होगा। तो वो भी इसी टाइप की कम्युनिटीज़ में आते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं घुमक्कड़। ओके, और इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है वो खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब ये कि खाना है वो खाने की तलाश में जो घूमते रहते हैं। इसी टाइप की ये जो कम्युनिटी होती है, वो कम्युनिटीज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ही देश में, इस टाइप के जो लोग हैं, कबीले हैं, वो दूसरे देशों में होते हैं। जैसे कि अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वहाँ मसाई कम्युनिटी है, इसी टाइप से लोग हैं, पशुओं के साथ घूमते रहते हैं। ऐसे अगर पुराने समय की बात की जाए, थोड़ा सा हम इतिहास में पीछे की साइड में जाएं, तो उस वक्त लोग, ज़्यादातर जो लोग थे वो शिकारी होते थे, संग्राहक होते थे, यानी कि कंदमूल, फल इत्यादि जंगलों से मिलते थे तो उसको इकट्ठा किया करते थे। वो भी क्या थे, घुमक्कड़ थे, जिनका स्थायी ठिकाना नहीं होता था, मतलब डेरा जमता नहीं था। जहाँ मर्जी मन लगा, जहाँ पर खाने को मिला वहीं पे वो अपना डेरा जमा लेते थे। आजकल भी अगर आप कोई भी बच्चा गांव से रिलेटेड है तो अगर घर वालों से पूछोगे तो घर वाले आपको बताएंगे कि हाँ, इस टाइप से कुछ कम्युनिटीज़ है जो टाइम टू टाइम पहले गांव में घुमा करती थी। कुछ सामान को बेचते हैं, पशुओं का व्यापार करते हैं या पशुओं के झुंड के साथ घूमते रहते हैं।
अब देखिए ये जो कम्युनिटी होती है इनकी विशेषता क्या होती है कि एक तो ये काफिले में घूमते हैं, काफिला समझते हो ना, ग्रुप में घूमते हैं ये, ठीक। दूसरा ये कि ये जो मूवमेंट करते हैं ये करते हैं मौसम के अनुसार। मतलब जैसे मौसम बदला, जैसे राजस्थान की कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ पे जब सूखा पड़ जाता है, मतलब जब बारिश नहीं होती तो ये दूसरे जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे बारिश होती है, जहाँ पर सो के लिए चारा वगैरह मिल जाएगा, ओके। और जब बारिश होती है वापस आ जाते हैं। ऐसे जैसे हिमाचल की, अगर हिमालयन रीजन की बात करें तो कम्युनिटीज़ गर्मियों में ऊपर की पहाड़ियों पर चली जाती है, ओके, जहाँ पर उनको चारे के लिए मिल जाता है। और जब सर्दियाँ आती है ऊपर बर्फ़ जमनी शुरू हो जाती है, वो नीचे की पहाड़ियों में आ जाते हैं। यानी कि मौसमी इनका प्रवास होता है, मौसमी इनका मूवमेंट होता है। तो ये इस प्रकार की जो प्रजातियाँ, जातियाँ कह लीजिए, कबीले कह लीजिए, वो घुमक्कड़ कहलाते हैं। तो ये जो यायावर शब्द है ये घुमक्कड़, इसका अर्थ है घुमक्कड़ या फिर खानाबदोश। यानी कि घुमक्कड़ या खानाबदोश का साम्राज्य, उसकी हम बात करने वाले हैं। यानी कि घुमक्कड़ लोग जो थे उनका भी एक ऐसा वक्त आया था जब उन्होंने एक बहुत बड़ा विशाल एम्पायर बना लिया था, एक साम्राज्य बना लिया था। तो यहाँ पे यायावर साम्राज्य की जो अवधारणा है, जो इसका टाइटल है, थोड़ा सा विरोधाभासी है। विरोधाभासी कैसे कि मतलब भाई एक तरफ तो हम बात करें कि घुमक्कड़ है और दूसरी तरफ बात करें कि भाई इन्होंने साम्राज्य भी सेट कर लिया, तो अजीब सा लगता ना। लेकिन एग्जैक्टली हुआ ही ऐसा है कि जो यायावर लोग थे, जो इस चैप्टर में जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो घुमक्कड़ लोग थे मंगोलिया के, जिसको हम मध्य एशिया के लोग भी कह सकते हैं। मध्य एशिया के ये लोग थे, घुमक्कड़ थे। और इन्होंने, जो मंगोलिया के लोग थे, जो इनको आप मंगोल कह सकते हो, इन लोगों ने क्या किया कि पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की थी। पार महाद्वीपीय क्या होता है? जो महाद्वीप के एक कोने से दूसरे कोने तक जाए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाए, उसको बोलते हैं पार महाद्वीपीय। तो इन्होंने पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की और एक प्रभावी सैनिक तंत्र भी बनाया इन्होंने, और अच्छे तरीके से सरकार को, शासन को, प्रशासन को चला करके भी दिखाया। तो ये केस स्टडी का विषय बनता है कि भाई ऐसा किया कैसे, ऐसा क्या हुआ था, किसने चलाया था। तो थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि ये लंबा चौड़ा साम्राज्य रहा है। लगभग अगर बात की जाए तो 200 ईयर्स तक ये काफ़ी पावरफुल रहा है। तो हम सिर्फ सारे के सारे 200 वर्षों तक अगर कवर करने की कोशिश करें तो हमें 7, 8, 10 चैप्टर चाहिए। तो इतना कुछ नहीं करने वाले। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा उस साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हमें जान लेना है कि यहाँ पर ये जो मंगोल है, या मंगोलिया जो देश की हम पर्टिकुलर बात करें, वो कहाँ है। तो देखिए, हमारा नॉर्थ की तरफ अगर हम देखें तो हमारा आ जाता है इंडिया, ठीक। अब इंडिया के साइड में यहाँ आ जाता है चाइना। चाइना से ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ पे आ जाएगा मंगोलिया, यानी कि रसिया और चाइना के बीच में मंगोलिया है। तो मूल रूप से ये जो लोग थे, जिन लोगों की यहाँ पे हम बात करने वाले, मंगोलों की बात करने वाले, वो मंगोल, जो मंगोलिया है वहाँ के निवासी थे, ठीक। यानी कि कहाँ आएंगे? चाइना को क्रॉस करके रशिया और चाइना के बीच में एक देश है मंगोलिया, वहाँ के ये लोग हैं जिनके हम इस चैप्टर में बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे समझ में आ गया हो कि यायावर शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़ या फिर खानाबदोश। और यायावर साम्राज्य की ऐसे घुमक्कड़ लोगों का साम्राज्य था, और साम्राज्य भी ऐसा वैसा नहीं था, जो बहुत शक्तिशाली पावरफुल साम्राज्य था। और लगभग 2 शताब्दियों तक उन्होंने मध्य एशिया के ऊपर अपना कब्जा, अपना दबदबा बना करके रखा था। कैसे किया, किस प्रकार की उनकी विशेषताएं थी, ये सब कुछ हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो यायावर साम्राज्य था, ठीक, इसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से, हमें कैसे पता चला कि यायावर साम्राज्य रहा है, कौन कौन से सोर्सेज है जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिली है। तो एक तो रहा है कहानियाँ, कि कहानियाँ, आपने पहले के दौर की बात करें तो उतनी एजुकेशन नहीं थी, लिटरेसी नहीं होती थी। तो जो इतिहास है वो इसी तरीके से चलता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कहानियाँ सुनाई जाती थी। तो काफ़ी सारी कहानियाँ हैं वहाँ पे अलग अलग भाषाओं से, तो उनसे जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरीके से वो साम्राज्य रहा था, किंवदंतियाँ जिसको हम बोल देते हैं, ठीक, मौखिक कहानियाँ। दूसरा यात्रा वृत्तांत, कि उस समय के दौरान काफ़ी सारे यात्री थे, जो यूरोपियन थे, वो यहाँ पे पहुँचे, तो उन्होंने भी उस दौर का, उस समय का हाल लिखा था कि क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। तो उससे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ओके। तीसरा सोर्स क्या है कि नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज, जो नगरों में रहते थे आमतौर पे, वहीं पे थोड़ी बहुत एजुकेशन थी, तो वो जो साहित्यकार थे उन्होंने उस दौर में चाहे कहानी लिखी, उपन्यास लिखे, कविताएं लिखी, तो उसमें भी उस आसपास की चीज़ों से ज़रूर प्रभावित होते हैं, तो उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो उससे भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई है कि इस प्रकार से यायावर साम्राज्य रहा है। इसके साथ साथ कुछ जो निर्णायक स्रोत हैं, यानी कि कुछ और जो सोर्सेज हमें मिल रहे हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है साम्राज्य के बारे में, वो है चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में भी उपलब्ध है।
यानी कि अलग अलग भाषाओं में, क्योंकि ये जो साम्राज्य था छोटा सा साम्राज्य नहीं था, पूरे मध्य एशिया में फैला हुआ था और वो बहुभाषी साम्राज्य था, यानी कि उस पूरे इलाके में कई सारी भाषाएं बोली जाती थी। तो अलग अलग भाषाओं में भी इस साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ हम चीनी, मंगोलियाई, फारसी, अरबी, जो इतालवी, जो इटली की लैंग्वेज है, लैटिन, फ्रेंच, रूसी, इन सोर्सेज से भी, यानी कि यहाँ के जो इतिहासकार हुए हैं, लेखक हुए हैं, उनसे भी हमें काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि ये बहुत सारे स्रोत हो गए जिनसे हमें यायावर साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये आपका एक 3 मार्कर क्वेश्चन बनता है कि यायावर साम्राज्य की जानकारी के अलग अलग स्रोत कौन से। तो डिटेल में नहीं बताना, सिर्फ आपको ये पॉइंट्स में ही आपको बताना है कि कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, तो ये तो हो गया कि यायावर साम्राज्य क्या होता है और हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। अब बात आती है, ये जो यायावर साम्राज्य था, जस्ट ए मिनट, ये जो यायावर साम्राज्य था इसकी विशेषताएं क्या थी, ऐसा क्या था उस साम्राज्य में। तो मोटे तौर पे विशेषताओं की बात करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए, कि ये जो यायावर साम्राज्य था ये 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य था। ठीक, पहली चीज कब था ये, 13वीं और 14वीं शताब्दी में। ठीक, 13वीं कब है, यानी कि 1201 से लेकर के हम ये कह सकते हैं कि 1399 के बीच में, ये 13वीं और 14वीं शताब्दी हो गई। तो इन समय पीरियड के दौरान ये एक महान साम्राज्य था और ये पार महाद्वीपीय था। पार महाद्वीपीय मतलब इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसकंटिनेंटल, जो एक महाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है उसको हम बोलते हैं पार महाद्वीपीय। ठीक, पार महाद्वीपीय साम्राज्य था और इसकी स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में की गई थी। यानी कि चंगेज खान है इसके फाउंडर कह लीजिए, संस्थापक थे इस साम्राज्य के और सबसे शक्तिशाली सम्राट भी हुए जिन्होंने पूरा सेटअप किया था। बाकी जो बाद में सम्राट हुए थे उनको बस उसको कैरी फॉरवर्ड करना था, उसको आगे चलाना था। ठीक, यानी कि ये 13वीं और 14वीं शताब्दी में एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य था और इसका केंद्र मध्य एशिया था और इसके संस्थापक जो थे, फाउंडर जो थे, वो चंगेज खान थे। इनका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था, यानी कि एशिया का भाग आ रहा था मुख्य तौर पे, इसका कुछ भाग यूरोप का भी था जो इस साम्राज्य में शामिल था। इस साम्राज्य में जो साम्राज्य था ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। ओके, और चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के जो यायावर लोग थे, जैसे कृषि आधारित अगर बात करें तो ये भी कृषि आधारित था, हालांकि बहुत कम लोग कृषि कार्य में लगे हुए थे। जो चीन के उस वक्त कृषि व्यवस्था ज़्यादा बेटर थी। तो चीन का जो साम्राज्य था उसकी तुलना में जो बाद में स्थापित हुआ मंगोलिया के जो यायावर लोग थे वो ज़्यादा गरीब थे, दीनहीन थे, जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आखेटक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। आखेटक होता है मतलब शिकारी टाइप की ये लोग थे, शिकार करते थे। जैसे हम कहते हैं ना आदिवासी लोग थे, अभी भी जो आदिवासी लोग होते हैं वो कैसे जीवन यापन करते हैं, संग्राहक होते हैं, मतलब गैदरिंग करते हैं, कंद फल फ्रूट हो गए, शिकार करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो ये लोग भी उसी टाइप के थे। यानी कि चाइना उस वक्त जब ये सेटअप किया गया था तो चाइना वाले ज़्यादा डेवलप थे क्योंकि वो खेती कर रहे थे, एक जगह खेती करना सीख चुके थे कि एक जगह टिक के हमें रहना है। लेकिन ये लोग अभी क्या थे, ये यायावर थे, घुमक्कड़ थे, शिकार करते थे, आखेटक थे, संग्राहक थे। ओके, लेकिन मध्य एशिया के ये यायावर एक ऐसे अलग अलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े। लेकिन एक चीज़ ये भी थी कि ये घुमक्कड़ जरूर थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी आइलैंड पे थे कि भाई ये तो अलग थलग ही रह गए, ऐसा नहीं था। ये क्योंकि आसपास के चाहे यूरोप के देश थे उनके साथ लगते थे, रशिया के साथ लगते थे, चाइना के साथ लगते थे। तो जो कुछ भी हो रहा था उन चीज़ों से थोड़े थोड़े प्रभावित ये भी हो रहे थे। थोड़ा थोड़ा बदलाव धीमी गति से इनमें भी आ रहा था, कुछ चीज़ें इन तक भी पहुंच रही थी कि हाँ ये बदलाव आ रहे हैं, तो उसका असर इनके ऊपर भी पड़ा। तो यहाँ देखिए कि क्या क्या समझा हमने। ये समझा कि ये जो साम्राज्य था ये 13वीं और 14वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य था और इसकी स्थापना चंगेज खान ने की थी। ठीक, और ये साम्राज्य यूरोप और एशिया में फैला हुआ था, विशेष तौर पे मध्य एशिया में था इसका केंद्र। और ये जो लोग थे जिन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी ये घुमक्कड़ लोग थे, हालांकि ये आसपास की गतिविधियों से प्रभावित हुए। ये आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही थी इनका प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ता है। इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क बना करके रखा क्योंकि व्यापार होता था थोड़ा बहुत, उससे ये कॉन्टेक्ट में आए उन देशों से और उनके ऊपर अपना प्रभाव भी छोड़ा। इन्होंने बहुत कुछ उनसे सीखा और उसी का परिणाम ये निकला कि एक बड़ा साम्राज्य बना पाए। यानी कि इनके व्यापारिक संबंध थे क्योंकि यहाँ पे संसाधन मिलते थे और उसी व्यापारिक संबंध के कारण दूसरे देशों के संपर्क में आए और वहाँ से इन्होंने सीखा कि वहाँ पर जिस प्रकार की शासन व्यवस्था थी वही चीज़
ये लेकर के आए, क्योंकि इनके पास बेसिक आधार नहीं था, क्योंकि ये तो नई प्रजाति थी ना एक तरीके से, जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं था। तो ये पहला साम्राज्य था। वो सेटअप कैसे किया कि इन्होंने आसपास के देशों की घटनाओं से सीखा था। ठीक, तो ये हो गया कि यायावर साम्राज्य, इसकी शुरुआत कैसे होती है, उसका आरंभ कैसे होता है, उसमें किस तरीके से एक साम्राज्य को सेटअप करते हैं, उसकी शुरुआत है वो चंगेज खान करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक शब्द आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया, उसको मैंने अलग से मेंशन कर दिया। वो शब्द है आपका बर्बर। बर्बर शब्द क्या होता है? ये यूनानी भाषा के बारबरोस एक शब्द है, उससे उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है गैर यूनानी। हालांकि अभी जो हम यूज करते हैं हिंदी में एक वर्ड, वो उर्दू भाषा का एक वर्ड है, वो वाला बर्बर होता है। उसका बर्बर का मतलब होता है मतलब भयानक, एक तरीके से भयानक, उसको हम बोलते हैं बर्बर। लेकिन ये जो वर्ड यूज किया गया है, यूनानी भाषा का बर्बर वर्ड यूज किया गया है, ये यूज किया जाता है, ये बर्बर वर्ड किन के लिए? मंगोलों के लिए। ठीक, तो मंगोलों को बर्बर कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भयानक थे। बर्बर मतलब इस टाइप से कि जैसे हम दुर्दांत बोलते हैं कि भाई डाकू की तरीके से थे, तो ऐसा वाला वर्ड नहीं है। ये बर्बर वर्ड यूज किया जाता है गैर यूनानी के लिए, कि ये गैर यूनानी थे। हालांकि इनकी जो हरकतें थी, जिस तरीके से जहां पर भी अटैक करते थे, जहां पर भी ये इन्होंने हमला किया था, आक्रमण किए थे, लोगों को मार डालते थे, यानी कि सब्जियों की तरह काट डालते थे। तो थे तो ये बर्बर ही, लेकिन एक्चुअली में वो बर्बर और ये बर्बर दोनों शब्दों में अंतर है। ठीक, यहाँ पर बर्बर जो शब्द है, इसका अर्थ है कि ये गैर यूनानी थे, यानी कि जो यूनान के लोग नहीं थे उनको बर्बर कहा जाता था। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये जो लोग थे, मंगोल जो थे, इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो मंगोल समाज की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सामाजिक समुदाय शामिल थे। यानी कि मंगोल में ऐसा नहीं था कि एक ही प्रकार के सामाजिक समुदाय थे, कई सारे सामाजिक समुदाय थे, यानी कि बहुसामुदायिक एक सोसाइटी या ग्रुप लगा लीजिए ये था। इसमें पशुपालक भी थे, ज़्यादातर लोग थे वो पशुपालन करते थे, कुछ लोग शिकारी थे, कुछ लोग संग्राहक थे। ओके, यानी कि 3 टाइप के। कुछ लोग पशुपालन करते थे, उनके साथ घूमते रहते थे, कुछ शिकारी थे, क्योंकि मंगोलिया का जो इलाका अभी भी अगर बात की जाए तो जनसंख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, घने जंगल पाए जाते, तो उस वक्त भी ऐसा ही था, तो ये शिकारी थे। कुछ लोग थे जो गैदरिंग करते थे, यानी कि कंद फल फ्रूट जो भी मिल गया उसके सारे अपना जीवन यापन करते, यानी कि इसी टाइप से रहते थे जैसे कि पुराने समय में आदिवासी लोगों के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो तो व्यापार करना भी शुरू कर दिए थे, उनसे भी पिछड़े हुए थे। ठीक, इनके जो मुख्य पशु थे उसमें जैसे जो भी हमें जानकारी स्रोत से मिली है उसमें कि घोड़े रखते थे, ये भेड़ पालन करते थे, ऊँटों को पालते थे, यानी कि ये प्रमुख इनके पास पशु होते थे। पशुपालक मध्य एशिया के जो घास के मैदान थे, स्टेपीज के मैदान जो थे, उसमें ये मुख्य तौर पे रहते थे। यहाँ छोटे छोटे वो शिकार भी उपलब्ध थे, यानी कि दोनों तरीके से उनका गुजारा हो जाता है। क्योंकि मध्य एशिया का मतलब है कि इसमें मंगोलिया आ गया, चाइना का पार्ट आ गया, इसमें तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये पूरा पार्ट आ गया। यहाँ से होते हुए ये अरब तक पहुँच जाते थे। ठीक, यानी कि ये टोटल इलाका आ गया। तो ये मुख्य तौर पर पशुपालक थे जो घास के मैदान में रहते थे, और यहाँ पे छोटे बड़े ये शिकार भी करते थे। जो शिकारी थे मुख्य तौर पे, यानी कि पशुपालक तो बीच के इलाके में आ गए, जो शिकारी या संग्राहक जो प्योरली सिर्फ यही काम करते थे, इसी टाइप से अपना जीवन यापन करते थे, पेट भरते थे, वो कहाँ रहते थे? वो साइबेरिया के वनों में रहते थे। और ये जो लोग थे ये पशुपालकों से भी ज़्यादा गरीब थे। अब देखिए 2 चीज़ें थी कि वहाँ के लोग कैसे थे, कौन कौन से काम धंधे करते थे, कि वहाँ के जो लोग थे वो या तो पशुपालक थे या फिर थे वो शिकारी या संग्राहक। ठीक, यानी कि पशुपालक और शिकारी थे वो संग्राहक दोनों ही होते थे, गैदरिंग जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पशुपालक थे वो तो मध्य एशिया में रहते थे, बीच के पार्ट में रहते थे, जबकि जो शिकारी जो थे या जो गैदरिंग करते थे वो साइबेरिया के जंगलों में रहते थे। साइबेरिया के जंगल कौन से आ जाते हैं? जो रूस का सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो साइबेरिया कहलाता है। ठीक, वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है, बहुत ठंडी क्लाइमेट है, वहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम हिमाचल वगैरह में जाए, ऊंचाई के ऊपर जाते हैं ना, ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे जिस प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं तो उसी टाइप के पेड़ पौधे वहाँ पर मिलते हैं। तो वहाँ के जंगलों में रहते ये शिकारी जो मंगोल थे, और वहाँ से अपना जीवन यापन करते। अब शिकारी थे, घूमते रहते थे, पेट भर लिया, फिर दूसरी जगह शिकार की तलाश में चले गए, तो कुछ इस तरीके का आधार नहीं था, इनका जीवन स्थायी नहीं था। तो ये जो पशुपालक थे उनकी तुलना में भी ज़्यादा गरीब होते थे, क्योंकि पशुपालक के पास सिर्फ एक चीज़ की गारंटी तो होती थी ना कि पेट भरेगा, सुबह मिला तो शाम को मिलेगा। इनके पास ये भी गारंटी नहीं होती थी। अब जो चराई प्रदेश था जहाँ घास के मैदान होते थे, उसमें साल की कुछ अवधि में कृषि करना संभव था, कि कुछ ऐसे अवधि होती जैसे कि थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ,
आमतौर पे ऊपरी जो भाग है वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है, तो पूरे साल 2 फसलें नहीं ली जाती। रूस के साथ भी ऐसा ही है, रूस में 2 फसलें नहीं ली जाती, एक ही फसल मुख्य तौर पे ली जाती है। तो वहाँ पर हालांकि कुछ अवधि में एग्रीकल्चर कृषि खेती की जा सकती थी, लेकिन ये लोग जो मंगोल थे वो कृषि नहीं करते थे। ये सिर्फ जिस टाइप की कैसी कृषि करते थे, जो अगर हम बात करें जैसे अपने यहाँ पे झूम खेती की जाती है, समझते हैं ना, झूम खेती, जिसको हम स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि बोलते हैं। तो इस प्रकार की वो कृषि करते थे कि कुछ अपने पेट पूजा के लिए, एक तरीके से जीवन यापन के लिए उगाया, हो गई तो अच्छी बात, ना हुई तो अच्छी बात। तो इस प्रकार की स्थानांतरित कृषि करते थे, और वो भी बहुत सीमित जो लोग थे वो खेती में लगे हुए थे। बाकी ज़्यादातर या तो पशुपालन करते थे, या फिर वो शिकारी थे, या फिर वो संग्राहक थे। ठीक, समझ में आ गया ना कि उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? बिल्कुल उसी तरीके से थी जैसे कि आदिवासी लोग रहते थे, या अब भी अफ्रीका के वनों में या अपने पूर्वोत्तर भारत में आदिवासी लोग रहते हैं, उसी टाइप से ये अपना जीवन यापन करते थे। ये लोग थे वो आत्मरक्षा या फिर आक्रमण के लिए परिवारों और कुलों के कबीले बना लेते थे। आमतौर पे ये होता है दोनों चीज़ों के लिए, कि आमतौर पे सेल्फ डिफेंस के लिए, कि क्योंकि उस वक्त पशुओं के लिए आपस में युद्ध भी हो जाते थे, तो ये अपने कबीले बना लेते थे। कबीले मतलब कुछ परिवार मिल करके। ये कबीले कितने हो सकते हैं? 100 लोगों के हो सकते हैं, 1000 लोगों के हो सकते हैं, 500 लोगों के हो सकते हैं। हालांकि 1000 नहीं होते थे, उससे कम संख्या के होते थे। कबीले बना लेते थे, यानी कि जैसे काफिले में घूमते तो वो एक कबीला हो गया। ठीक, इसको आप समूह बोल सकते हैं। क्लियर? और ये दोनों कारण होते थे कि एक तो सेल्फ डिफेंस के लिए कि दूसरा अटैक ना करें, उनके पशु छीन के ना ले जाएं, और दूसरा ये था कि अगर दूसरों के ऊपर अटैक करना है तो उसके लिए भी जरूरी था। तो उसमें से कबीले बन जाते थे, और कबीले में से एक तरीके से कुछ जो युवा होते थे वो एक तरीके से सेना का काम करते थे, वो अटैक करते थे या फिर अपने कबीले की रक्षा किया करते थे। ठीक, यानी कि इस तरीके से ये अपने कबीले बना लेते, यानी कि समूह में रहते थे, जिसको कबीला कहा जाता था। ठीक, ये लोग क्या करते थे? इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी क्या होती थी, वो प्रॉपर्टी होती थी पशुधन, यानी कि पशु ही सब कुछ थे इनके पास। ठीक, और ये उसी के लिए लूटपाट करते थे, और चरागाह के लिए आमतौर पे लड़ाइयाँ लड़ते थे। और उसमें से जो युवा होते थे उनका मुख्य काम था कि वो ये लड़ाइयाँ लड़े, और जिनके पास जितने ज़्यादा पशु होते थे आमतौर पे वही कबीला ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। ठीक, यानी कि इस प्रकार की इनकी सामाजिक व्यवस्था थी। भाई ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है कि ये ना लगे कि भाई एग्जैक्टली हमें यही याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक चीज़ें समझ लीजिए, उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि हाँ ऐसा कुछ होता था। ठीक, तो ये हो गया उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। अब हम बात करेंगे कि मंगोलों की सैनिक व्यवस्था कैसी होती थी, क्योंकि मंगोलों ने, जो ये घुमक्कड़ लोग थे, इन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। तो इसमें ऐसा क्या था, किस तरीके से अपनी सेना को सेटअप किया कि पूरे एशिया के ऊपर, लगभग पूरे एशिया के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो जो मंगोल सैनिक होते थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जैसे लास्ट क्वेश्चन किया वैसे उसी टाइप से ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, काफ़ी बार पूछा भी गया, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि वहाँ के सैनिक प्रबंधन की विशेषता क्या थी, या वहाँ की सेना की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो जो मंगोल सैनिक होते थे, इसमें प्रत्येक जो सदस्य होता था वो हेल्दी होना जरूरी था, यानी कि हेल्दी होता था, फिट होता था, उसी को ही सेना में शामिल किया जाता था। इसके साथ साथ ये एडल्ट होते थे, वयस्क होते थे, यानी कि छोटी एज के बच्चों को शामिल नहीं किया जाता था। और हथियारबंद घुड़सवार दस्ता होता था, यानी कि किसी न किसी प्रकार के हथियार में ये स्पेशलिस्ट होते थे, और घुड़सवार होते थे, यानी कि सेना का ज़्यादातर जो भाग होता था वो घुड़सवार होते थे। सेना में अलग अलग जातियों के संगठित सदस्य शामिल होते थे, ऐसा नहीं था कि एक ही पर्टिकुलर जाति के लोग थे, अलग अलग, क्योंकि ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत अलग अलग कल्चर के लोग थे, अलग अलग जातियों के लोग थे, अलग अलग प्रजातियों के लोग थे, अलग अलग प्रदेशों के लोग थे। तो सभी प्रदेशों से, सभी जातियों के, भाषाओं के लोगों को सेना में शामिल किया गया था। उनकी सेना में तुर्की मूल के और केराइट भी शामिल थे। ओके, केराइट जो मध्य एशिया के लोग थे, स्पेशली तौर पर कह सकते हैं ये भी पशुपालक थे, तो केराइट या तुर्की मूल के ये लोग भी शामिल थे, यानी कि ये लिखने की जरूरत नहीं, इसमें अलग अलग प्रदेशों के, देशों के, भाषाओं के, संस्कृतियों के लोग थे, वो शामिल थे। मंगोलीय जनजातीय समूह को विभाजित करके नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त किया गया था, यानी कि सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि अपनी सेना उसमें अलग अलग वो टुकड़ी बनी होती है, तो ऐसे ही इन्होंने उस वक्त टुकड़ी बना रखी थी कि हाँ ये टुकड़ी है, ये हमारी ये टुकड़ी है, और वो अलग अलग इलाकों में जहाँ युद्ध होता था तो अलग अलग टुकड़ी को भेजा जाता था। तो इसमें अलग अलग इकाइयों में बांट रखा था, और सबसे बड़ी जो इकाई थी वो 10,000 सैनिकों की होती थी,
यानी ऐसा नहीं होता था कि भाई सैनिकों आक्रमण तो सारे सैनिक चले जाएंगे, उसमें ये होता था कि कौन सी टुकड़ी जाएगी, कौन सी टुकड़ी किस दिशा से जाएगी, तो ये मैनेज करने में आसान हो जाता था। और दूसरा ये कि अलग अलग प्रजातियों जातियों के लोग थे, तो इसलिए भी अलग अलग प्रदेशों के जो लोग शामिल थे तो उन्हें अच्छे से पता होता था कि कहाँ पर किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, किस प्रकार से हमें हमला करना है, किस प्रकार से हमें जो शत्रु हैं उनकी सेना को रोकना है। तो वो चीज़ें इनकी प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ होती थी। ओके, यानी कि पहला जो हमने क्या समझा, ये समझा कि इसमें वयस्क सेना में लोग शामिल होते थे, हथियारबंद होते थे, घुड़सवार ज़्यादातर होते थे, इसमें अलग अलग जातियों प्रजातियों के संगठित लोग होते थे, और ये जो सैनिक थे वो अलग अलग इकाइयों में बंटे होते थे। सबसे बड़ी इकाई में लगभग 10,000 के आसपास सैनिक होते थे। यानी कि सेना अगर मान लीजिए कि वो 2 लाख के आसपास की सेना है तो उसमें कई सारी यूनिट बनी होती थी अलग अलग। ठीक, तो ये हो गया कि वहाँ की सेना की क्या विशेषता थी। उसके बाद यहाँ देखिए कि एक छोटी सी घटना के बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में बताया गया कि बुखारा के ऊपर कब्जा। ये एक तरीके से बहुत बड़ी जीत थी मंगोलों के लिए, यानी कि जो उनका दबदबा था वो सेटअप हुआ था इस जीत के बाद। इसके बाद ये तय हो गया था कि मंगोल है अब नहीं रुकने वाले, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने वाले हैं। 13वीं शताब्दी में ईरान पर मंगोलों ने जो मंगोलों की है वो बुखारा की एक विशेष विजय का वृत्तांत है। हमें एक फारसी इतिहासकार जुवेनी है, उन्होंने 1220 में दिया, यानी कि 13वीं शताब्दी में ईरान में जो मंगोल थे उन्होंने बुखारा के ऊपर हमला किया, उसके ऊपर विजय प्राप्त की। ये एक विशेष विजय थी। विशेष विजय कैसे थी, ये पहली बड़ी विजय थी, और उसके बाद एक चीज़ तय हो गई थी कि मंगोल अब नहीं रुकने वाले हैं। ये तय हो गया था मंगोलों का साम्राज्य बहुत विस्तृत होने वाला है। तो इसके बारे में इतिहासकार, फारसी इतिहासकार जुवेनी, उन्होंने 1220 में एक वृत्तांत दिया था। उनके कथनानुसार नगर की विजय के बाद चंगेज खान उत्सव मैदान में गया था, जहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा था, और जहाँ पर जो शहर के जितने भी धनी व्यापारी थे उनको इकट्ठा किया गया था, और उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि ये जो पार्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उन्होंने कहा कि अरे लोगों, तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए, तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं। तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं, और अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। यदि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड देने हेतु तुम्हारे पास न भेजा होता। यानी कि ये जो कथन है, ये कथन क्यों इंपॉर्टेंट, ये कथन ये इंपॉर्टेंस एक दिखाता है, मैसेज देता है कि जो चंगेज खान थे उन्होंने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव प्रस्तुत किया था। यानी कि उस वक्त जो लोग थे उनको इस तरीके से दिखाया था कि मुझे ईश्वर ने भेजा है। और इससे क्या हुआ कि उस वक्त के लोग ईश्वर में बहुत आस्था रखते थे, चाहे वो किसी भी नाम से जानते हो, तो उनको अपने कंट्रोल में करना उनके लिए आसान हो गया था, उनको झुकाना उनके लिए आसान हो गया था। और दूसरा ये कि इससे ये भी दर्शाते हैं कि जो चंगेज खान थे, चंगेज खान अपने से ऊपर किसी को नहीं समझते थे, यानी कि वो खुद को ईश्वर के समकक्ष समझते थे। तो ये एक घटना है जिसके बारे में आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया कि ये महत्वपूर्ण विजय थी, एक तो इसलिए इसका वर्णन किया गया, और दूसरा ये कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को देवीय शक्ति का सिद्धांत के द्वारा प्रस्तुत किया था, कि लोगों के सामने प्रस्तुत किया था कि वो ईश्वर के, ऊपर वाले के दूत हैं, और जो वो करेंगे वो सब कुछ सही होगा। उसके बाद मंगोलों के शासन की अगर हम ओवरऑल विशेषताओं की बात करें कि उनकी विशेषताएं क्या थी, कि 13वीं शताब्दी के मध्य तक की अगर बात करें तो मंगोल जो थे, यानी कि 13वीं शताब्दी में इनके शासन की शुरुआत होती है, और मध्य तक ये एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभर करके सामने आए थे। हालांकि उसमें छोटे छोटे कबीले थे, लेकिन बाद में वो कबीले एक शासन के अंडर में आ गए। चंगेज खान ने उन सबको आपस में जोड़ लिया था, एकता की स्थापना कर दी थी। उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले नहीं देखा गया था। इतना बड़ा साम्राज्य उससे पहले स्थापित नहीं हुआ था, जो पार महाद्वीपीय साम्राज्य था। हम अगर बात करते हैं भारतीय साम्राज्यों की, तो वो एक देश के साम्राज्य थे, ऐसा नहीं था कि एक महाद्वीप के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाए। तो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जटिल शहरी समाज थे, साथ साथ उनके अलग अलग अपने इतिहास थे, अलग अलग संस्कृतियाँ थी, अलग अलग नियम थे। यानी कि इतने बड़े साम्राज्य में जिसमें अलग अलग भाषाएं थी, संस्कृतियाँ थी, अलग अलग वहाँ पे नियम थे, अलग अलग प्रजातियों के लोग थे, अलग अलग जातियों के लोग थे, उन सबको एक साथ जोड़ना एक बहुत बड़ा टास्क था, और उस टास्क को भी मंगोलों ने कंप्लीट कर लिया था। हालांकि मंगोलों का अपने साम्राज्य के अलग अलग प्रदेशों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा था, फिर भी वो अल्पसंख्यक थी। और सबसे बड़ी बात थी
कि मंगोलों की जो संख्या थी वो उतनी बड़ी संख्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने साम्राज्य जो स्थापित किया था वो साम्राज्य एक विशाल विस्तृत साम्राज्य था। ऐसा साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य उससे पहले कभी भी स्थापित सेटअप नहीं किया गया था। ओके, तो ये एक स्पेसिफिक विशेषता थी, यानी कि इसीलिए इसको हम एज ए केस स्टडी अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं कि ऐसा कैसे सेटअप किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं जो मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की, चंगेज खां की, कि चंगेज खां कौन था और किस तरीके से उन्होंने इस साम्राज्य को स्थापित किया था। तो चंगेज खां की बात करें तो चंगेज खां का जन्म 1162 में मंगोलिया में हुआ था। उनका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था, और जब ये छोटे थे तेमुजिन, तभी इनके पिता है वो एक लड़ाई में मार दिए जाते हैं या फिर उनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद उनकी मदर है वो उनके भाई को, उनके सौतेले भाइयों को पाल पोस करके बड़ा करती है। उसके बाद चंगेज खां की अगर बात करें तो चंगेज खां आगे चल के जब शादी करते हैं तो उनकी वाइफ जो होती है, पत्नी जो होती है, उनको भी किडनैप कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है, और उसको चंगुल से छुड़ाने के लिए अपनी वाइफ को उन्हें कई सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, और इस तरीके से उनके कई सारे दोस्त बन जाते हैं। उन लड़ाइयों के बाद में एक वो नया चेहरा निकल के आते हैं, बलशाली चंगेज खां निकल करके आते हैं। वो शुरुआत होती है साम्राज्य की स्थापना की। 1206 की बात करें तो 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से चंगेज खान ने पराजित किया। उसके बाद तेमुजिन यानी कि चंगेज खान वो स्टेपी प्रदेश की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभर के सामने आए, और चंगेज खान उन्होंने, जिनका नाम था तेमुजिनो, ओरिजिनल जो रियल नेम था तेमुजिन था, उन्होंने चंगेज खान, समुद्री खान, सार्वभौम शासक, इस प्रकार की उपाधियां धारण की थी। जैसे अपने यहाँ पर भी होता था महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, इस प्रकार की उपाधियां धारण किया करते थे, राजाओं की ऐसी प्रथाएं होती थी। तो इसने भी, जो तेमुजिन थे, इसने उपाधियां धारण की, चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौमिक शासक, ओके, इस प्रकार की उपाधियां उन्होंने धारण की और खुद को मंगोलों का महानायक घोषित कर दिया था। यानी कि 1206 के बाद जो चंगेज खां है उनका दबदबा धीरे धीरे जमता, उनका प्रभाव है वो जमना शुरू हो जाता है, उनका सिक्का चलना शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए। चंगेज खान कौन थे, उनका वास्तविक नाम क्या था, प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। 1206 के बाद जब उन्होंने जमुका और नेमन लोगों को हराया तो उसके बाद उनका दबदबा है, प्रभाव वो बढ़ता जाता है, और उसके बाद उन्होंने चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधियों को धारण कर लिया और खुद को मंगोलों का महानायक घोषित कर देता है। ओके, तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि चंगेज खान कौन था, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। अब चंगेज खान है, उनका मंगोलों के लिए क्या स्थान है। अगर मंगोलों के लिए बात करें तो अभी की अगर बात करें मंगोलिया में तो महानायक है वहाँ के, अभी भी वहाँ के सबसे बड़ी जो शख्सियत के रूप में जाना जाता है वो चंगेज खान को जाना जाता है। तो मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। उन्होंने मंगोलों को संगठित किया था। छोटे छोटे कबीले थे, घुमक्कड़ लोग थे, उनको संगठित करना इतना आसान टास्क नहीं था, लेकिन उस टास्क को भी कंप्लीट किया था चंगेज खान ने। उन्होंने चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई। आमतौर पे ये जो लोग थे घुमक्कड़ लोग थे, और इनको दासों के रूप में भी काम लिया जाता था, इनको डराया धमकाया जाता था। जो चीनी लोग थे उनका शोषण किया करते थे, उस शोषण से मुक्ति दिलाई थी चंगेज खान ने। और उन्होंने एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य स्थापित किया था, जो एक महाद्वीप के कोने से दूसरे कोने तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक महाद्वीप वो जो साम्राज्य फैला था उसको स्थापित किया था, और व्यापार के रास्ते और बाजार को पुनर्स्थापित किया था। इसके साथ साथ जो मंगोल थे वो पहली बार उनको शक्ति प्राप्त हुई थी। उनका व्यापारिक तौर पर कहें या फिर हम बाजार के तौर पे कहें तो मंगोलिया को, मध्य एशिया को बाजार के तौर पे विकसित किया था और व्यापार को मजबूत किया था। तो ये प्रमुख योगदान था चंगेज खां का मंगोलों के लिए और वहाँ की राजनीति में। ठीक, यानी कि आसानी से आप लिख दोगे ना कि चंगेज खान थे, वो मंगोलों के महान शासक थे। उन्होंने मंगोलों को संगठित किया था, उन्होंने मंगोलों को जो चीनी थे उनके शोषण से मुक्ति दिलाई थी, उन्होंने एक महान साम्राज्य की स्थापना की थी, उन्होंने व्यापार को मजबूत किया था, व्यापार व्यवस्था को सुधारा था, और उन्होंने बाजार को दोबारा से सेटअप किया था। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी थी कि चंगेज खां का जो शासन था वो शासन इसलिए भी अलग था कि वो शासन बहुजातीय था, बहुभाषी था, बहुधार्मिक था। उसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे, अलग अलग जातियों के लोग रहते थे, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते थे, अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते थे, फिर भी उनको उन्होंने जोड़ करके एक साथ रखा था। ये एक बड़ी उपलब्धि थी चंगेज खां की।
अब अगर वर्तमान की बात करें तो मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज खान एक महान राष्ट्र नायक के रूप में आज भी वहाँ पर मान्य है, यानी कि उनको एक आराध्य व्यक्ति के रूप में माने। जैसे अपने देश की अगर बात करें तो कुछ महान विभूतियों जो है उनका योगदान हमारे देश में हम महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे देश की आज़ादी में गांधी जी का योगदान है, वो सबसे महत्वपूर्ण रहा है। तो इसी तरीके से वहाँ की जब भी बात की जाती है मंगोलिया के इतिहास की, तो वहाँ पर चंगेज़ खान का नाम है वो सम्मान के साथ, आदर के साथ लिया जाता है। ओके, तो ये बात हुई कि चंगेज़ खान कौन थे और उनका मंगोल राष्ट्र में क्या योगदान रहा है। उसके बाद चंगेज़ खान की सैनिक उपलब्धियों की भी बात करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वहाँ की सेना की विशेषताएं, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया, तो उसके साथ साथ ये भी आप अटैच कर सकते हो कि जो चंगेज़ खान की सेना थी उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था कुशल घुड़सवार सेना। कि चंगेज़ खान की सेना में आधे से ज़्यादा जो सैनिक होते थे वो घुड़सवार होते थे, हथियारों से लैस होते थे और उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। ये नहीं था अपने देश में जैसे अंग्रेज जब आए थे तो अपने देश में क्या होता था कि वही सैनिक थे वो खेती करते थे, जब युद्ध की बात आती थी कि चलो सैनिकों आक्रमण, तो वो जो जंग लगी तलवारें उठा लेते थे, वो चलती नहीं थी। यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो सेना थी वो कुशल घुड़सवार सेना होती थी और आधे से ज़्यादा सैनिक थे चंगेज़ खान की सेना में वो घुड़सवार होते थे। ओके, इससे क्या होता था कि एक तो ज़्यादा दूरी को कवर करना आसान हो गया था, दूसरा ये था कि जो सेना थी दुश्मन को संभलने का भी मौका नहीं देती थी। तीसरा, तीरंदाजी का अद्भुत कौशल होता था। यहाँ के सैनिक जो होते थे वो तलवारबाजी के साथ साथ विशेष तौर पे तीरंदाजी में पारंगत होते थे। तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाता है क्योंकि ये नेचुरल था इनमें। ये ज़्यादातर जो लोग थे वो शिकारी थे जो जंगलों में रहते थे, तो तीरंदाजी इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, स्ट्रॉन्ग पक्ष था और यही इनकी सेना को और मजबूत बना करके गया। तीसरा, मौसम की जानकारी, बहुत बड़ा पार्ट था ये जो लोग थे ये मौसम के ऊपर विशेष ध्यान देते थे क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य था, कब कहाँ पे आक्रमण करना है, उस वक्त वहाँ पर कैसा मौसम रहेगा, उसकी तैयारी करनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे अगर हम बात करें, हम अपने देश की बात करें, तो जो मराठे थे वो अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे 1761 में। ठीक, अब जो 1761 में मराठे जो हारे थे, मराठों की जो सेना थी वो 3 गुना ज़्यादा थी अहमद शाह अब्दाली से। हार क्यों गए? मराठे महाराष्ट्र से आए और मध्य प्रदेश से आए, जो लगभग अगर हम बात करें इंदौर के आसपास के इलाका था, वहाँ से लोग आए। तो उस वक्त जब वो आए तो यहाँ पे जो युद्ध हुआ था वो जनवरी में हुआ था, तो वहाँ पर उतनी ज़्यादा भयंकर ठंड जैसा मौसम नहीं था। वो बिना तैयारी के आ गए, जैसे कि धोती वगैरह पहनी और आ गए। यहाँ आए, ठंड के मारे मारे गए, सामना नहीं कर पाए। अहमद शाह अब्दाली की सेना एक तो वो मध्य एशिया से आई थी तो वो ठंड के आदी थे, और दूसरा वो तैयारी के साथ आए थे, जीत गए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रहा है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि मराठे क्यों हारे, तो शायद इस पक्ष के ऊपर ध्यान नहीं जाता, लेकिन एक बड़ा कारण ये भी था कि मौसम की जानकारी नहीं थी मराठों को। ये जो सेना थी चंगेज़ खां की, इनके पास मौसम की सटीक जानकारी होती थी, कब कहाँ पर हमला करना है, किस मौसम में हमें किस इलाके से वापस निकलना है, वो सब कुछ के ऊपर भी एक पूरा ध्यान देते थे और ये इनकी सफलता का एक बड़ा कारण था। इसके साथ साथ घेराबंदी की नीति, ये पूरी योजना बना करके आक्रमण करते थे, कब किस साइड से घेरना है, कौन सी नदी के पास घेरना है, किस तरीके से वहाँ पर भोजन की सप्लाई को, अनाजों की सप्लाई को रोकना है। तो ये जो नीति थी ये विशेष तौर पर हर युद्ध में बनाई जाती थी, तो इसका भी इनकी सफलता में एक बड़ा योगदान था। इसके साथ साथ नेप्ता बमबारी की शुरुआत। नेप्ता बमबारी, ये जो मंगोल थे, मंगोल क्या करते थे, आमतौर पर जो हमारे देश की बात करें या कि कहीं पर भी किले बनाए जाते थे, बड़ी लंबी चौड़ी दीवारें होती थी और दीवारों के साथ साथ वहाँ पे कील वगैरह लगा देते थे नुकीले, तो अगर हाथी वगैरह से टक्कर लगाई जाए तो हाथी भी घायल हो जाए, वो सेफ्टी के लिए होता था। अब ये जो लोग थे मंगोल आमतौर पे पहुँच जाते थे किले के पास और हथौड़ियों से थोड़ी थोड़ी चोट करते थे। अब ऊपर बैठे लोग सोचते थे कि भाई हथौड़ियाँ मारें, हथौड़ियों से कौन सी ये दीवार गिरने वाली है, लगते बड़े पागल है ये तो। लेकिन एग्जैक्टली क्या करते थे कि ये लोग ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करते थे। जब ये ऐसा कर रहे होते थे तो कहीं न कहीं एक या दूसरी साइड में जो कुछ मंगोल थे वो नीचे नींव को खोद रहे होते थे, खाई बना देते थे और उस खाई में वो बारूद भर देते थे और उससे जो दीवार थी भरभरा करके गिर जाती थी। ये नेप्ता बमबारी की शुरुआत क्या है कि जैसे मिट्टी के तेल के बम बना दिए, बॉटल्स में मिट्टी का तेल डाला, इस टाइप के, तो बमबारी की शुरुआत इन्होंने की थी। किलों को तोड़ने में ये महारत हासिल इनको हो गई थी। जो किले थे वो किले भी इनके सामने कमज़ोर पड़ गए थे, तो ये भी इनकी सेना की एक विशेषता थी। उस वक्त नेफ्ता बमबारी की शुरुआत करने वाले अकेले सिर्फ यही थे। इसके साथ साथ हल्के चल उपस्क्रों यानी कि इक्विपमेंट का निर्माण कर रहे थे। किया था इन्होंने कि जो ये
इक्विपमेंट यूज़ करते थे युद्ध में वो काफ़ी हल्के होते थे, जिनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता था। तो ये भी इनकी सेना का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो ये थी चंगेज़ खान की सैनिक उपलब्धियाँ कि किस तरीके से उनकी सेना को मजबूत बनाया गया और क्या कुछ ऐसा था जो इनकी सेना को बाकी सेनाओं के ऊपर भारी डाल रहा था। उसके बाद बात करें चंगेज़ खां के वंशजों की उपलब्धियां कि चंगेज़ खां के जो वंशज हुए थे उसके बाद उन्होंने कैसे क्या कुछ सेटअप किया। हालांकि उनके लिए था कि इसी साम्राज्य को, जो इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था, उसको चलाना इतना काफ़ी था। तो मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ पर प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया। सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने ये की कि उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया कि बहुभाषी बहुधर्मी ये इनका पूरा साम्राज्य था। तो उन्होंने हर धर्म और हर भाषा के लोगों को अपनी सेना में प्रशासन में शामिल किया। इससे सभी धर्म और जो जातियों के लोग थे उनमें एकता बनी रही थी, जो जरूरी था। दूसरा, इनका शासन बहुजातीय बहुभाषी बहुधार्मिक था और जो साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा थी उसकी पूर्ति के लिए अनेक समुदायों में बंटे हुए लोगों का एक इन्होंने संघ बना लिया। उनमें एकता स्थापित करने के ऊपर उन्होंने विशेष ध्यान दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि खुद की एकता है वो जरूरी है। जब तक वो खुद एक नहीं होंगे तब तक वो बाहर के लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। तो जो बाकी बाद में जो वंशज हुए थे उन्होंने भी इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया कि आपसी एकता वो बनी रहे। अंततः मंगोल साम्राज्य था वो भिन्न भिन्न इकाइयों में वर्गीकृत हो गया। तथापि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। हालांकि अंत में जाकर के ये भी होता है कि मंगोल साम्राज्य में कुछ अलग इकाइयों में विभाजित हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं ये आपस में जो नियम कायदे कानून सेटअप किए गए थे शुरुआत में उनसे ये जुड़े रहे थे। और इन्होंने विभिन्न मतों और आस्था वाले लोग थे उनको भी अपने साम्राज्य में शामिल किया। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि मंगोलों के वंशजों का क्या योगदान रहा, तो उनका सबसे बड़ा योगदान यही रहा कि उन्होंने उसमें एक तरीके से एकता जो थी वो किसी न किसी तरीके से वो बना के रख पाए थे। जैसे मंगोल जो खुद थे वो भी अलग अलग धर्म के अनुयायी रहे थे, बौद्ध धर्म के भी अनुयायी रहे हैं, ईसाई धर्म के अनुयायी भी रहे हैं, इस्लामिक धर्म के भी, इस्लाम के भी अनुयायी रहे हैं। तो उन्होंने वो सेटअप को कंटिन्यू रखा था। ठीक, चाहे वो इस्लाम धर्म के साथ गए, चाहे वो ईसाई धर्म के साथ गए, चाहे वो बुद्धिस्ट रहे हों, लेकिन उन्होंने इस मसले को, अपने व्यक्तिगत मसले को जनता के ऊपर नहीं थोपा था। इससे वो एकता स्थापित रही थी। तो उनके वंशजों का यही योगदान रहा था कि वो एकता को बना करके रख पाए थे, क्योंकि एकता ही उनकी शक्ति थी। क्योंकि मंगोल तो ऑलरेडी अल्पसंख्यक थे, संख्या कम थी। अगर उनमें ही फूट पड़ जाती तो शायद साम्राज्य ये जो 12वीं और 13वीं और 14वीं शताब्दी तक चला था वो शायद इतना लंबा नहीं चल पाता। जस्ट ए मिनट। उसके बाद अगर बात की जाए तैमूर और चंगेज़ खान के वंश से संबंध, जैसे चंगेज़ खां के बाद अगर बड़े किसी सम्राट का नाम लिया जाता है मंगोलों में से तो वो है तैमूर। अब ये तैमूर का चंगेज़ खां के वंश से क्या संबंध था, ये भी थोड़ा सा अपनी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया। तो 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर, जिसको हम तैमूर लंग के नाम से भी जानते हैं, एक विश्वव्यापी साम्राज्य की या राज्य स्थापित करने की आकांक्षा रखता था। उसने अपने आप को राजा घोषित करने में थोड़ा सा संकोच अनुभव किया, यानी कि वो राजा खुद को घोषित नहीं किया था, क्योंकि वह चंगेज़ खां का वंशज नहीं था। और उस वक्त चंगेज़ खां के जो वंशज थे वही राजा की गद्दी के ऊपर बैठते थे, और उन्हें वहाँ के जो मंगोल लोग थे वो एक तरीके से स्वीकार करते थे। तो इन्हें लगता था कि अगर मैं बैठ गया तो ये ना हो कि मंगोलों में फूट पड़ जाए। तो उन्होंने जब अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की, आज़ाद राजा की घोषणा की, तो उन्होंने किस तरीके से प्रस्तुत किया, उन्होंने चंगेज़ खान के परिवार के रूप में, जो परिवार है उसके दामाद के रूप में खुद को प्रस्तुत किया। यानी कि उस वक्त इससे भी पता चलता है कि चंगेज़ खां जो थे 200 वर्षों के बाद भी उनके नाम का दबदबा था वो मंगोलों के ऊपर बना हुआ था। जो भी सम्राट बनता था वो उनके नाम से ही बनता था, उनके नाम से, उनके वंश से जुड़ा होने के बाद ही उसको स्वीकार करते थे वहाँ के लोग। तो तैमूर लंग जब राजा बनते हैं तो खुद को चंगेज़ खां के परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तभी वहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। उसके बाद यास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये यास क्या था। यास से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि ये यास क्या था और इसमें क्या कुछ था। तो यास की अगर बात करें तो यास को शुरुआत में यसाक लिखा जाता था। ठीक, प्रारंभिक स्वरूप की बात करें तो इसको लिखा जाता है यसाक। इसे चंगेज़ खान ने सन 1206 में कुरिलताई में लागू किया था। इसका अर्थ था विधि आज्ञप्ति आदेश, यानी कि जैसे आजकल हम देखते हैं ना संविधान होता है देश का, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ऐसे ही एक तरीके से संविधान था कि 1206 में कुरिलताई में चंगेज़ खान ने अपनी विजय के बाद कुछ आदेश जारी किए थे कि इस तरीके से ये चीज़ होगी
और ये चीज़ नहीं होगी। तो वो हो गया वहाँ का एक तरीके का संविधान। तो ये प्रशासकीय विनियम थे, एक नियम निश्चित किए गए थे। संविधान ही समझ लीजिए, संविधान ही था। जैसे कि आखेट से रिलेटेड थे, सेना से रिलेटेड थे, डाक प्रणाली के संगठन से रिलेटेड थे। यानी कि वो एक तरीके से जैसे आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे नेपोलियन कोड के बारे में, सिविल कोड के बारे में, 1804 के बारे में आप पढ़ के आए हो, तो ऐसा ही कुछ ये यास था। यास को हम चंगेज खां का कोड या चंगेज खां का संविधान भी कह सकते हैं। ठीक, कब लागू किया गया था? 1206 में सबसे पहले कहाँ पे? कुरिलताई में लागू किया गया था। और इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है विधि, आज्ञप्ति या फिर आदेश। ठीक, और सीधे तौर पे समझने के लिए हम कह सकते हैं कि ये संविधान था। ठीक, अब ये जो यास था, इस यास ने आने वाले 200 वर्षों के लिए मंगोल साम्राज्य की जो नींव थी उसको मजबूत किया था। कैसे कि यास जो था वो प्रारंभिक स्वरूप में यसाक व नियम संहिता थी, जिसे चंगेज खान ने 1206 में कुरिलताई में लागू किया था। इसका अर्थ विधि, आज्ञप्ति, आदेश था। आखेट, डाक प्रणाली के संगठन के नियम तय किए गए थे। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों द्वारा जब विशाल साम्राज्य का गठन किया गया था, तो उस वक्त जो अल्पसंख्यक समुदाय था, इन्होंने अलग अलग जो प्रदेश थे उनके ऊपर शासन किया। ये संख्या में कम थे, तो इन्होंने क्या किया कि एक देश एक नियम को लागू किया। इसके लिए उन्होंने यास को लागू किया था कि जो यास के नियम थे वो पूरे साम्राज्य में लागू किए गए थे। इससे एक रूपता आ गई थी, प्रशासन को चलाना आसान हो गया था। अपनी पहचान, विशिष्टता की रक्षा के लिए यास के पवित्र नियम के आविष्कार का दावा किया गया था। यानी कि यास के नियम को किस तरीके से प्रचारित किया गया कि ये ईश्वर के नियम है, ये ऊपर वाले के नियम है और इन नियमों में कोई भी बदलाव नहीं कर सकता और इन नियमों को सबको पालन करना होगा। तो ये जो यास के नियम जिसे चंगेज खान ने तय किए थे, ये आने वाली पीढ़ियों ने भी इसे विधि संहिता कह करके, इसे कानून कह करके प्रजा पर लागू किया था। यानी कि आने वाली जो वंशज थे, जो भी सम्राट बने थे, उनके लिए प्रशासन चलाना थोड़ा सा आसान हो गया था, क्योंकि सब कुछ नियम कायदे तय कर दिए गए थे। यास में समान आस्था रखने वाले मंगोलों को संयुक्त किया। एक तो ये थे कि मंगोलों में इससे एकता स्थापित हुई, क्योंकि सभी नियमों को मानने के लिए तैयार थे। चंगेज खान और उसके वंशजों की मंगोलों से निकटता स्वीकृत हुई, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे नियम तय किए गए थे कि उन्हीं के परिवार का सदस्य वो राजा बन सकता है, तो उसके लिए शासन को कंटिन्यू करना आसान हो गया था। यास से वंशजों की कबीलाई पहचान भी बरकरार रह गई थी, कि उसमें पर्टिकुलरली यास में मेंशन किया गया था कि ये कबीले हैं जो यास के नियमों को पालन करना उनके लिए ज़रूरी होगा। पराजित जो लोग थे, जिन लोगों को हराया जाता था, उनके ऊपर नियम लागू करना कि उनको ये नियमों का पालन करना होगा, इसके लिए एक मार्गदर्शन मिल गया था कि भाई अगर आप हार गए हो तो आपको यास के नियमों का पालन करना पड़ेगा। यास चंगेज खां की कल्पना शक्ति से प्रेरित था और विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में सबसे ज़्यादा सहायक था। यानी कि ये शुरुआत तो चंगेज खान ने की थी कि इस प्रकार का शासन प्रशासन होना चाहिए, लेकिन ये जो यास के नियम थे, जिसने एक रूपता लेकर के आए थे, एक देश एक नियम, इससे साम्राज्य के विस्तार में मदद मिली थी और साम्राज्य के जो मजबूती थी उसमें भी इससे मदद मिली थी। ठीक, तो ये यास से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यास क्या था और यास किस प्रकार से जो मंगोल साम्राज्य था उसकी स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे कि 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों से क्या क्या हानि हुई। कि 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यहाँ पर मंगोलों में आपसी या पड़ोसी देशों के साथ कुछ युद्ध होते हैं, उससे कई प्रकार के नुकसान होते हैं। एक तो अनेक नगर है वो नष्ट हो जाते हैं, कृषि भूमि थी उसको हानि होती है, व्यापार था वो चौपट हो गया था, यानी कि मंगोल साम्राज्य थोड़ा कमज़ोर हो गया। दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था थी वो अस्त व्यस्त हो गई थी, हजारों सैकड़ों लोग थे वो मारे गए थे, कहीं कहीं पे अधिक लोगों को दास बना लिया गया था। सम्भ्रांत लोगों से लेकर के कृषक वर्ग जो थे उन लोगों को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा था। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर आपको लिखना है युद्धों से क्या हानियाँ हुई होगी, बस यही लिखना है। तो जो युद्धों से हानियाँ होती है वही जो सब जगह होती है वही यहाँ पर हुई थी। व्यापार चौपट हो गया, नगर थे वो नष्ट हो गए थे, कृषि को हानि हुई थी, हजारों लोग थे वो मारे गए थे, इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को पकड़ के गुलाम बना लिया गया था। तो ये सब कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं, वो आप लिख सकते हो। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक दिया गया कि मंगोल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था, किस तरीके से ये विशाल साम्राज्य था वो ख़त्म हो गया था, इसका अंत हो गया था। तो इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। एक तो ये था कि इनकी संख्या बहुत कम थी, यानी कि अपनी प्रजा की अपेक्षा ये कम थे, और कम के साथ साथ ये सभ्य भी कम थे। तो कम होने के कारण धीरे धीरे इनका प्रभाव था, जैसे ही थोड़ा सा इनमें यूनिटी खत्म हुई तो इनका प्रभाव कम हो गया। दूसरा ये था कि कम सभ्य थे, सभ्य नहीं थे, बर्बर तरीके के लोग थे,
तो इनको आमतौर पे लोग थे वो डर के कारण ही इनको स्वीकार करते थे, अदरवाइज वो स्वीकार करना पसंद नहीं करते थे। तीसरा कारण ये था कि आपसी विरोध और अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाने के कारण भी इनका प्रभाव कम हो गया था, कि ये इनका आपस में विरोध शुरू हो गया था। दूसरा, इनकी सभ्यता धीरे धीरे बाकी सभ्यताओं में मिल चुकी थी, तो इनका दबदबा, डर, प्रभाव वो धीरे धीरे कम हो गया था। तीसरा, मंगोलों ने अन्य धर्मों को अपना लिया था, इससे भी जो खुद की कल्चर थी वो धीरे धीरे करके समाप्त हो गई थी। तो ये 3 बड़े कारण थे जिसके कारण मंगोल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना सुनिश्चित हुआ था। तो ये था चैप्टर हमारा, जिसको हमने थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में आपके साथ शेयर किया ताकि आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ पाओ। और इसमें आपने देखा होगा कि यायावर साम्राज्य की बात की है, बहुत कुछ डीप नहीं है, बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको आप समझ ही ना पाओ। तो इसमें आपने कंसेप्ट को समझ लिया, कहानी को समझ लिया, बाकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लैंग्वेज में इसी के बेस पर बना करके भी लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जब भी आप छोटे छोटे अपनी कमेंट्स करते हो तो अच्छा लगता है, तो ऐसे ही अपने कमेंट्स है वो करते रहिए। और अगर आपके कोई डाउट है, क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम के ऊपर भी हमारा चैनल है जिसको ज्वाइन किया जा सकता है, इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।